हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो प्रीवियस क्लासेस मैंने दी हुई हैं उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर बड़ा ही आनंद आता है और हम उत्साहित होते हैं, उत्तेजित होते हैं कि आपको और सारी वीडियो को प्रोवाइड करें और उसी के थ्रू, उसी को देखते हुए हम अगली कड़ी में और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन करके आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं। तो आइए दोस्तों, समय जाया ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्नों से पहले एक कोर्स भी है आपके सामने। क्या कोर्स है? दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। दोस्तों, जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपको कोई इनाम नहीं देने वाला है। कोशिशों को कोई भी इनाम नहीं देता है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो आइए, जो आज की हमारी श्रृंखला है उस पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने देखिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहा कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। तो भाषा निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए किस पर बल देता है? भाषा विकास में या भाषा शिक्षण में निरंतर किस समग्र मूल्यांकन के लिए किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है? तो सबसे पहले शुद्ध उच्चारण में। पहला उत्तर आपका क्या है? शुद्ध उच्चारण है। तो क्या सबसे पहले शुद्ध उच्चारण में सबसे पहला जो आपका है क्या है? शुद्ध उच्चारण में दिया जाता है। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। तो विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न विषयों में, विभिन्न तथ्यों पर भाषा के प्रयोग सामर्थ्य को या फिर उत्तम शब्दावली को या फिर प्रयोजन कार्यों को। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सबसे सही होगा? किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है समग्र मूल्यांकन में? तो सबसे ज़्यादा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के सामर्थ्य को। यदि बच्चा विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग का सामर्थ्य सीख जाता है तो वही समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। सबसे ज़्यादा बल इसी पर दिया जाता है कि बच्चा विभिन्न संदर्भों पर, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न तथ्यों पर अपने विचारों से उत्तर दे। उसमें इतना सामर्थ्य हो जाए कि वह अपने शब्दों में उसको क्या दे? उत्तर दे, उसको हल कर दे। ठीक है, चलिए तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? इसमें हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो विभिन्न संदर्भेश भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। तो यहाँ पे बच्चे के सामर्थ्य की बात की गई है और हमारी जो शिक्षा है वह कौन सी है? बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित है। बच्चे के विभिन्न संदर्भ में जब हम सामर्थ्य की बात करते हैं तो यही सबसे उचित आंसर हो जाता है हमारा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्यम क्या स्यात्। भाषा विकास या भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या होता है? तो बताइए क्या होता है? विद्यार्थी साधितुम उपलब्धि नाम आकलनम। जो लक्ष्य दिया गया है बच्चे को उसमें उपलब्धि का आकलन करने के लिए, या फिर अधिगमे त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, या फिर शिक्षार्थीषु त्रुटि नाम अन्वेषणम, विद्यार्थीनां प्रदर्शनम दृष्ट्वा प्रोन्नति कृते निर्णयः। तो बताइए, तो ये जो साधा हुआ मतलब कि जो आप पहले एक मिनट, आपका पेन हम सही कर लें। ये हो गया आपका पेन। चलते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये जो आपका उत्तर है यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है उसका आकलन करने के लिए, या फिर अधिगम के समय जो त्रुटि है, त्रुटि का निरीक्षण करने के लिए, जो कमी है उसका निरीक्षण किया जाए और न्यूनता से उसका क्या किया जाए? उसको परिष्कृत किया जाए, उसका उपाय किया जाए, उसका समाधान किया जाए। इस पर मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। या फिर विद्यार्थियों में त्रुटियों की खोज करने के लिए, ये तो गलत हो गया। विद्यार्थियों का
क्या करना, प्रदर्शन दृष्टवा, प्रदर्शन को देखते हुए उनके प्रोन्नति का कार्य, प्रमोशन करने का कार्य करना, तो यह भी गलत हो गया दोस्तों। तो आपका सही उत्तर इसमें से कौन होगा, तो सही उत्तर आपका यह हो गया कि अधिगम में कौन सी कमी रह गई है, किसमें उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या दोष रह गया है, क्या त्रुटि रह गई है, उसका निरीक्षण किया जाए और न्यूनता से यानी कि गहनता से उसका समाधान किया जाए। तो यही इसका क्या हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, किसका, मूल्यांकन का। ठीक है, कमियों का पता लगाना और उसकी समस्या का समाधान करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पर, बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म। ठीक, तो बहुभाषिकता क्या है दोस्तों, बहुभाषिकता मतलब एक से अधिक भाषा, एक से अधिक भाषा का मतलब त्रिभाषा सूत्र आ जाएगा। त्रिभाषा सूत्र का मतलब एक से अधिक भाषाएं या 3 भाषाएं जहां आती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, तो बहुभाषिकता क्या होती है, इन विकल्पों में से हमें क्या करना है, उचित उत्तर को ढूंढना है जो उस पर फिट हो जाए। चलिए, भाषा अधिगम में एकम महत्वपूर्ण संसाधनम, भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करता है। या फिर आगे चलें तो भाषा अधिगम में समस्या उत्पन्न करता है। पहले तो महत्वपूर्ण संसाधन है, दूसरे में क्या है, समस्या सृष्टि करता है यानी कि समस्या उत्पन्न करता है, यानी एक बाधा उत्पन्न करता है। या फिर भाषा संसाधनम कृते प्रमादकारी, आलस्य उत्पन्न आता है, संसाधन के रूप में आलस्य, मतलब यह भी नकारात्मक, प्रमादकारी। ये देखिए, ये एक शब्द आपको मिल गया दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रमादकारी। प्रमादकारी जहां भी आपको शब्द मिल जाए, इसका मतलब होता है आलस्य करना, आलस्य करना, और बच्चे को कभी आलस्य करना नहीं सिखाया गया है, तो इसका मतलब यह भी निगेटिव शब्द है, यह भी नकारात्मक शब्द है। तो प्रमादकारी कहीं मिल जाए तो यह भी नकारात्मक शब्द है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा इसमें से, तो देखिए, प्रमादकारी का मतलब गलत हो गया, बाधा का मतलब गलत हो गया, और समस्या सृष्टि मतलब समस्या उत्पन्न करता है, यह भी गलत हो गया। तो बचा क्या, भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है, भाषा अधिगम के विकास के रूप में एक संसाधन का कार्य करता है। कौन, तो बहुभाषिकता। बहुभाषिकता जो होता है वो भाषा संसाधन के रूप में कार्य करता है। चलिए, तो ये वाला हमारा कौन सा, ए हमारा सही ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारा है, ये देखिए, निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यम अनुसारम भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति। तो कि इसके अनुसार, निम्नलिखित में से इन ऑप्शनों के अनुसार कौन सा भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें से ढूंढा जाए, आभ्यंतर स्वरस्य वाचनार्थम श्रवण अर्थस्य, फिर उसके बाद अर्थस्य होगा, ये क्या होगा, अर्थस्य होगा। चलिए, श्रवणार्थस्य, यहाँ पे आप स और च लगा लीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जीवनस्य विविधा आवश्यकता अनुसार परिपूर्णार्थम, या जीवनस्य विविध दशानाम ज्ञानार्थम भावबोधस्य। तो इसमें भावबोधस्य अध्ययनार्थम, तो इसमें से आपका आभ्यंतर स्वरस्य वाचनार्थम और श्रवणार्थम ये दोनों होगा, ये सही है, ये आवश्यकता होती है इसकी भाषा शिक्षण में। भाषा शिक्षण में विविध आवश्यकता के अनुसार परिपूर्णार्थम ये भी होता है, और जीवन में विविध दशानाम ज्ञानार्थम, विविध दशाओं में ज्ञान का अर्जन या ज्ञानार्थम होता है। तो ये तीनों के तीनों जब सही हो गए, तीनों की आवश्यकता होती है, तो किसकी नहीं होती है, तो भाव बोधस्य की, भाव बोधस्य की, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। भाव बोधस्य अध्ययनार्थम इसकी ज़रूरत नहीं होती है, किसमें, तो भाषा शिक्षणस्य में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इन तीनों की आवश्यकता होती है, ये जो तीनों ऑप्शन आपके बने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो रटनाभ्यास के कारण विद्यार्थी नाम विकासे की दृशा क्षति भवति।
विद्यार्थियों के विकास में किसकी क्षति होती है? तो रटन अभ्यास के कारण विद्यार्थियों के विकास में किसकी क्षति होती है? तो आइए प्रश्न में विकल्प देखते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? कक्षायाः अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृताः भवन्ति। अब बताइए, अध्यापन के क्रम में जो दूरीकृताः भवन्ति, तो अध्यापन के क्रम में दूरी उत्पन्न करता है, ये तो नहीं हो सकता। ते अध्यापनोपरि समुचित ध्यानम दातुम आसक्ता भवन्ति। अब रटने की जब क्रिया हो जा रही है बच्चे में, तो वह अध्ययन के समय समुचित ध्यान नहीं दे पाता है। पढ़ाते समय कक्षा शिक्षण में अध्ययन अध्यापन के समय जब वह उसमें रटने के कौशल का विकास आप कर रहे हैं, तो अध्ययन और अध्यापन के समय बच्चा क्लास में रुचि नहीं लेगा, ध्यान नहीं देगा। तो यही हमारा उत्तर हो गया। आगे के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अध्ययन अध्यापन में दिक्कत आती है। ठीक है, केंद्रित नहीं हो पाता है बच्चा क्लास में एकाग्रचित नहीं हो पाता है। यदि उसमें रटने के कौशल का विकास आप करवा रहे हैं, तो जब आप पढ़ाएंगे तो वह क्यों कहेगा? वो तो कहेगा हम रट लेंगे। जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे, वो तो सीधे कहेगा कि मैं तो बाद में रट लूँगा, फिर कक्षा में पढ़ने की ज़रूरत क्या है उसको? तो यह नकारात्मक आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है? भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। व्याकरण शिक्षण में, भाषा विकास के समय व्याकरण शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक होता है? तो कौन सा शिक्षण सहायक होता है? तो संख्यानात्मकताया है, नंबर, या फिर नंबर से बातें नहीं होती है व्याकरण में नंबर की क्या बात होती है? ये तो कट गया। साक्षरताया है, साक्षरता की कौन सी बात है व्याकरण में? उसके बाद वाक्य प्रवाह की बात कहाँ आ गई व्याकरण में? तो व्याकरण में सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए? तो व्याकरण शिक्षण के समय सबसे ज़्यादा शुद्धता होनी चाहिए व्याकरण में यदि शुद्धता नहीं है तो आपका ज्ञान अधूरा है। तो चलिए जैसे देखेंगे, तो जैसे अगर आप व्याकरण कार्य कर रहे हैं, श, और श, इन तीनों का उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप व्याकरण में शुद्धता कहाँ से ला पाएंगे? तो यही होता है, व्याकरण शिक्षण के समय शुद्धता सबसे आवश्यक होती है। इसलिए हमारा आंसर कौन हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जैसे योजन लिखा होता है और पढ़ते कुछ लोग इसको क्या है? जोजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जोजन पढ़ते हैं। तो यह क्या है? अशुद्ध है। आप अशुद्धता लाएंगे तो व्याकरण कैसे सीखेंगे? चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखितेषु कथमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या। क्या है? विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। यानी कि प्रादेशिक भाषा विकास के समय समस्या उत्पन्न नहीं करती है। तो कौन सा उत्तर इसमें से इसको उचित लगता है? कौन सा इसमें से सूचयति है, इसको सूचित करता है? तो बोधने अस्पष्टता, तो बोधन में अस्पष्टता आती है? नहीं। अनुवाद विषयक समस्या उत्पन्न होती है? नहीं। प्रादेशिक भाषा के विकास में तो सुविधा में अभाव होता है? यह भी नहीं। अस्मिन् विषये जनानां परिचय अभावः, इस विषय में लोगों के द्वारा परिचय में अभाव होता है और कुछ नहीं होता है बस। तो क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में सब कुछ सीखे रहता है, तो अपने परिवार और अपने पास पड़ोस से सीखता है, तो मातृभाषा में सीखता है। बाद में वह क्या करता है? प्रादेशिक भाषा या प्रांतीय भाषा सीखने का प्रयास करता है। सिर्फ उन लोगों से वह अपरिचित होता है,
उन लोगों से वह अपरिचित होता है, बाद में उनसे परिचित हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। ना बोधन में स्पष्टता आती है, ना अनुवाद विषयक कोई समस्या उत्पन्न होती है, ना सुविधा में अभाव होता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों से थोड़ा सा परिचय रहित होता है, परिचय में कमी रहती है बस। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप क्या है दोस्तों? तो बताइए भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का प्रकार क्या होता है? तो भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा यहाँ पे आपको 3 प्रकार की मिलेगी। एक तो मौखिक भाषा, एक कौन सी? मौखिक भाषा, मौखिक अभिव्यक्ति जिससे होती है। एक लिखित भाषा जिससे लिखिताभिव्यक्ति होती है, लिखित भाषा। और एक होती है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से, ये नहीं होगा, सांकेतिक भाषा। तो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब मौखिक रूप से भाषण करना, दूसरा मौखिक रूप से अपने भावों को व्यक्त करना। दूसरा क्या है? लिखिताभिव्यक्ति, लिखकर अपने भावों को व्यक्त करना, भाषा का दूसरा माध्यम। तीसरा माध्यम क्या है? तो तीसरा माध्यम है संकेतों के द्वारा। और आप जानते हैं कि भाषा का उत्पादन ही संकेतों से होता है। आप संकेतों द्वारा क्या करते हैं? हाँ ना। पहले आप क्या करते हैं? जब कोई भाषा आप नहीं जानते हैं तो आप इशारों में बात करते हैं, संकेतों में बात करते हैं। हाँ ना, यह चाहिए तो इशारा करके बताते हैं। या फिर आप खुद देखिए, जब आप लिखने का प्रयास करते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें पहले शुरुआत करते हैं, पहले गोला बनाते हैं तो वो भी नहीं बनता है। और ये जो का बनाते हैं तो इधर से लटका देते हैं, इधर गोला कर देते हैं, यानी कि संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का जो प्रारंभिक रूप होता है वह क्या होता है? संकेत होता है। कोई भी बच्चा अगर कोई भाषा शिक्षण का कार्य कर रहा है, सीख रहा है, तो सबसे पहले वह संकेतों का ही प्रयोग करता है। चाहे वह बच्चा हो, चाहे कोई इंसान हो, सब वही कार्य करते हैं, पहले संकेतों का प्रयोग करते हैं। जिसको अंग्रेजी ना आए उसको इंग्लैंड में भेज दीजिए तो वह कैसे बात करेगा? कोई कुछ पूछेगा तो इशारों में ही तो बात करेगा। पहले शुरुआत में इशारा ही तो बताएगा, संकेत ही तो करेगा। सामान कोई चाहेगा तो जब नहीं बोल पाएगा, अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा तो संकेत से ही तो बताएगा। तो यही संकेत जो होती है वो हमारे भाषा का प्राथमिक रूप होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? भाषायाः उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्यम का। भाषा का उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? भाषा उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? संस्कृत में ही बोलने लगते हैं तो संस्कृत में बातें जो होती हैं वो निकल आती हैं वेग से, प्रवाह से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो इसके विकल्पों पर चलते हैं। उपचारात्मक कौशल की बात की जा रही है, रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है। चलिए तो उपचारात्मक पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। उपचारात्मक क्या होता है? पहले देखें विकल्प। विद्यार्थीनां प्रारंभिक त्रुटीनां निवारणम। विद्यार्थियों की प्रारंभिक यानी शुरुआती त्रुटि का निवारण करना। शुरुआत में जो त्रुटि हो रही है बच्चे के, उसका निवारण करना। ज्ञान संबंधी त्रुटीनां परिष्करणम। ज्ञान संबंधी जो त्रुटियां आ रही हैं उसमें सुधार करना। विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनायाः विकासस्य। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। तो ये कि तीनों के तीनों ही आपके सही लग रहे हैं। प्रारंभिक त्रुटियों का निवारण करना बच्चे में, और संबंधित ज्ञान से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं उसमें सुधार करना उपचारात्मक कौशल होता है। और जो आत्मविश्वास की जो भावना होती है उसका विकास करना, यानी कि आत्मविश्वास में क्या करना? परिमार्जन लाना। ठीक है, चलिए फिर अगला क्या है? अगला है उपयुक्तम सर्वमपि। अब बताइए सर्वमपि जो है यही है हमारा उत्तर। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों जो हमारे हैं ऑप्शन सबके सब सही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, एक तो होता है निदानात्मक, एक क्या होता है? निदानात्मक
शिक्षण। निदानात्मक के में क्या होता है, बच्चे की कमियों का पता लगाना होता है, बच्चे में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका पता लगाना। यह मैंने आपको पिछली कक्षाओं में जब मैंने भाषा शिक्षण पढ़ाया है और ये संस्कृत पेडागॉजी पढ़ाया है उसमें मैंने बताया हुआ है कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। तो इसमें कमियों का पता लगाना होता है, कमियों का पता लगाना होता है, और जब कमियों का पता लग जाता है उसके बाद का कार्य होता है उपचारात्मक शिक्षण का। इसमें कमियों का क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है, इसमें समस्याओं का समाधान किया जाता है, समस्याओं का क्या किया जाता है, समस्याओं। ये देखिए गलत हो गया, गलत लिख देते हैं हम भी, कितने खराब हैं। समस्याओं का पता नहीं, समस्याओं का समाधान। पता तो निदानात्मक का है, समाधान करना, यह होता है उपचारात्मक कौशल का उद्देश्य। ठीक है, अब देखिए सब में, इसमें भी निवारण हो रहा है, इसमें परिष्करण हो रहा है, इसमें विकास की भावना का जागरण किया जा रहा है, तो सभी हो गया। समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आएगा, जब इतनी आसानी से समझाया जाएगा और आप समझने के लिए तत्पर होंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जाएगा कहाँ अगर समझ में नहीं आएगा, तो हम आपको समझा कर ही छोड़ेंगे, ये तो हमारे ऊपर है, बस आप साथ में हमारे बने रहिए बस। दिव्यांगानां लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। दिव्यांगों में लेखन कौशल का विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है बच्चा? आइए, समीचीन शब्दावल्य प्रयोगः सुंदर ये देखिए, जहाँ भी आपको मिल जाए सुंदराणि हस्ताक्षराणि, ये गलत है। विचारों में मौलिकता, अरे वहाँ पे लेखन कौशल की बात अभी हो रही है, प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है। और प्रतीकात्मक भाषा लेखन कौशल के विकास में दिव्यांगों की, ये नहीं कहा जा रहा है शुरुआती कौशल की बात की जाती, तब संकेत प्रतीकात्मक भाषा यहाँ प्रयोग होता। तो यहाँ पे किसकी बात आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है समीचीन शब्दावल्य प्रयोगा, मतलब प्रचलित शब्दों का उचित प्रयोग, प्रचलित शब्दों का यानी कि उचित शब्दों का उचित प्रयोग, प्रचलित शब्दों का उचित रूप से प्रयोग करना, उचित प्रयोग करना। तो प्रचलित शब्दों का उचित रूप से प्रयोग करना ही लेखन कौशल का वर्धन यानी कि लेखन कौशल का विकास करने के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बालाः भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत्य उत्पन्नः भवन्ति। मतलब बालक जो होता है वह LAD मैंने बताया हुआ है आपको, मैं यहाँ पे लिख करवा दे रहा हूँ प्रश्न। ये जो प्रश्न है उसका क्या कर दे रहा हूँ, उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ पहले से ही आपको। ये देखिए क्या है, तो यहाँ पे D होना चाहिए। अब यह प्रश्न कह रहा है कि बच्चा LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो यह किसने बताया था आपको? यह आपको मैंने बार बार बताया है। यदि आप इसको भूल जा रहे हैं तो ये आपकी फूटी किस्मत होगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं LAD का सिद्धांत साहजिक या स्वाभाविक भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो नॉम चॉम्स्की थे। नॉम चॉम्स्की हैं इसमें? हाँ हैं। जब हैं तो यही उत्तर हो गया। इसमें देखिए क्या कह रहा है, भाषा अध्ययन के समय भाषा अध्ययन के लिए अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत होता है। पहले से ही उसमें क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, वह लेकर ही उत्पन्न हुआ होता है बच्चा। यह किसने कहा था? तो यह हमारे नॉम चॉम्स्की ने कहा था। साहजिक भाषा का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। स्वाभाविक भाषा का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, क्योंकि इसी को साहजिक भी कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है भाषायाम निरंतर ये तो देखिए प्रश्न दोबारा आ गया। जब दोबारा आ गया तो जल्दी से लगा के निकल चलिए, जल्दी से लगा के निकल चलिए। बी वाला विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न भाषायाम मूल्यांकन उद्देश्यम कस्यात्। भाषाएं, अच्छा ये भी फिर से आ गया, ये भी जब फिर से आ गया तो फिर से इसको देख लेते हैं। अधिगम्य त्रुटीनाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, यानी कि अधिगम में जो त्रुटियां होती हैं उनका निरीक्षण करना, अधिगम के समय बच्चों में जो त्रुटियां आती हैं उनका निरीक्षण करना और गहनता से उनका समाधान करना और उनको परिष्कृत करना, उनका परिमार्जन करना। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें उत्तर। चलिए हो गया, तो यह हमने बता रखा था। क्या बात है, रिपीटेड प्रश्न क्यों आ रहे हैं। भाषाया व्याकरणम शिक्षण कस्य समीकरणाम, कस्य समीकरणाम, तो शुद्ध, ये भी आ गया रिपीटेड टाइम। क्या बात है, टाइपिस्ट महोदय कहाँ चले गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए हमारा यहीं पे यह सेशन समाप्त हो गया, क्योंकि हमारे प्रश्न श्रृंखला यहाँ पे समाप्त हो गई। तो आपके समक्ष मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर आऊँगा जिससे आपके पेपर में आप आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। उसकी व्याख्या या तो डायरेक्टली वही प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे या तो आपको व्याख्या से मिल जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, अपने श्रवण कौशल का, अपनी पांचों इंद्रियों, पंच इंद्रियों का विकास करके, जागृत करके उनको सुना कीजिए हमको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मित्रों, चलते हैं, बाय बाय।